नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनाम है और मैं कनाडा एडमिंटन में अभी फ़िलहाल रहता हूँ। पिछले 5 सालों से कनाडा एडमिंटन में रह रहा हूँ। मेरा जो जन्म है वो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल इंडिया में हुआ था और मैंने काफ़ी समय जो है करीबन 12-13 साल राजधानी दिल्ली में बिताया होगा। उसके बाद मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और तब से मैं यहीं पे हूँ। और ये जो मेरे हाथ में आज है इसको कहते हैं परमानेंट रेजिडेंट कार्ड। और मैं बतौर परमानेंट रेजिडेंट के ही यहाँ पे 5 साल से रह रहा था और ये मेरा जो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है ये एक्सपायर हो रहा है अगले साल। और मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं इसको एक्सटेंड कर लूँ और जो मेरा इंडियन पासपोर्ट है उसको मैं बरकरार रखूँ, या तो फिर इसको एक्सटेंड ना करके मैं सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करूँ, कनेडियन सिटीज़न बन जाऊँ और इंडिया का जो पासपोर्ट है मेरा उसको मैं सरेंडर कर दूँ। तो ये सुनने में काफ़ी साधारण मामूली सी चीज़ लगेगी लोगों को, लेकिन जिसको डिसीजन लेना पड़ता है उसी को पता होता है। क्योंकि देखो, एक तो आपका जन्मभूमि, ठीक है, जहाँ पे आप पले बड़े, ठीक है, जहाँ पे आपने अपना जो करियर का शुरुआत किया, ठीक है, तो आपकी जो नींव है, जहाँ पे आपने अपना जो बेस बनाया है और जहाँ पे आपके आपके तारे जुड़े हुए हैं, आपका मन जुड़ा हुआ है, उस देश का जब आपको सिटीजनशिप त्याग करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत तो ठेस पहुँचता है मन को और मुश्किल है ना। तो मेरे पास दो विकल्प थे, जैसे मैंने कहा, एक तो या तो मैं इस परमानेंट रेजिडेंट कार्ड को मैं एक्सटेंड करूं और इंडियन पासपोर्ट को अपने साथ में रखूं और कभी मौका मिले तो फिर वापस अपने देश में चला जाऊं, या फिर मैं इसको सरेंडर करके इंडियन जो पासपोर्ट है उसको भी सरेंडर करके कनेडियन सिटीजनशिप ले लूं। लेकिन पिछले 7-8 साल से जो गतिविधि मैं देख रहा हूँ इंडिया में, भारत में, उससे तो मुझे लगता है कि मेरे और मेरे परिवार के लिए, मेरा छोटा सा बेटा भी है, सबसे बेस्ट यही होगा कि हम यहीं पे अपना गुजारा करें। और अच्छा ही उसी में होगा कि मैं अपने इंडियन पासपोर्ट को त्याग दूं और यहाँ का सिटीज़नशिप ले लूं। अब यहाँ मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए, जैसे आप काम करते हो, है ना, मैं एक काम नहीं 3 काम करता हूँ यहाँ पे। सुबह से लगा हुआ होता हूँ, मैं 6 बजे निकलता हूँ सुबह और घर में पहुँचता हूँ 5 बजे, है ना। मेहनत बहुत करता हूँ, टैक्स भी काफ़ी जो है मैं पे करता हूँ, सरकार काफ़ी टैक्स यहाँ पे काटती है, लेकिन उसके बदले में मिलता क्या है। अब मेरे बच्चे का जन्म हुआ 2 साल पहले और हमने हॉस्पिटल में कम से कम 3 दिन बिताए थे और मेरे जेब से एक पैसा नहीं गया। सिर्फ जो पेमेंट मैंने किया था वो पार्किंग फ़ी का किया था, ऐसे कुछ $20-25 होगा, है ना। एक पैसा नहीं गया। कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है, इमरजेंसी, वाइफ को, फैमिली को, मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, मेरे जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। दूसरी बात, अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है ना, वो स्कूल में जाएगा। अब जब स्कूल जाएगा तो वहाँ पर भी मेरा एक पैसा खर्चा नहीं होगा। खर्चा सिर्फ क्या है, किताबों का खर्चा है, उसके अलावा कुछ नहीं है ना। तो एक भविष्य है, एक हमें पता है कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है ना, दिशा पता है, क्या होने वाला है हमारे साथ ये पता है, और एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्टेबिलिटी है। अब मैं जब इंडिया में था तो 2006 से करीबन 2018 तक मैं दिल्ली में रहा था, है ना। मैंने अपना करियर का शुरुआत जो है बीपीओ से स्टार्ट करके काफ़ी कुछ कमा लिया था मैंने दिल्ली में भी। और दिल्ली में मैंने 2006 से लेकर 2012 तक जो गतिविधियां देखी, जिस तरीके से, जिस रफ्तार से इंडियन इकोनॉमी का बढ़ना, है ना। अब जब मैं दिल्ली पहुंचा था 2006 में तो कुछ नहीं था,
और कॉमनवेल्थ आई थिंक उसके अगले 2-3 सालों में हुआ था, और 2-3 सालों में ही दिल्ली एकदम चेंज हो गया था। अब जिसको हम गुड़गांव सिटी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उसको, साइबर सिटी, मेट्रो का आना, फ्लाईओवर्स, सारा कुछ जो है 2006 से मैंने देखा था 2010 तक, ज़मीन आसमान का फ़र्क। और मुझे अभी भी पता है 2009 में जब एक आपदा आई थी, एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था, है ना, और वो स्टार्ट हुआ था यूएस से, और लेमन ब्रदर्स करके एक बैंक है जो मतलब बंद हो गया था, उसके चलते बहुत बेरोज़गारी और बहुत इश्यूज़ दुनिया को झेलना पड़ा। लेकिन एक देश जो तब भी टिका रहा वो था हिंदुस्तान, क्योंकि तब के जो प्रधानमंत्री थे वो पढ़े लिखे थे, है ना, वो एक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे, और उनका एक ओहदा था, है ना, उनको एक बेसिक चीज़ पता था कि भाई हिंदुस्तान में जो है, हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके दो स्तंभ है, एक आपका फॉर्मल है अर्थव्यवस्था और एक इनफॉर्मल है। और ज़्यादातर जो खरीद फरोख्त या फिर लेन देन हमारे लोग कैश में करते थे, है ना, तो उसको बोलते थे इनफॉर्मल इकोनॉमी, और हिंदुस्तान चल भी रहा था इनफॉर्मल इकोनॉमी की वजह से, है ना। तो उसके साथ छेड़खानी जो है उस टाइम के प्रधानमंत्री ने नहीं किया, क्योंकि वो समझदार थे, उनको पता था कि इसको मैं अगर छेड़ूंगा तो बहुत बड़ी आपदा आएगी। और उसके चलते हमने वो 2009 का जो रिसेशन है वो भी सरवाइव कर लिया था, और काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा था। तो 2012-13 के समय में मैंने देखा एक इंसान जो है वो कहीं से उठ के अपना जो फेक प्रोपेगेंडा चला के बहुत सारे जुमले बेच के प्रधानमंत्री बन गया 2014 में। और मेरे को तभी से पता था कि देश का बेड़ा गर्क होना है। अब 2014 से मुझे पता था कि देश का बेड़ा गर्क होना है, और वही हो रहा है। आज की डेट में देखिए कौन खुश है, कौन खुश है? ना आम आदमी खुश है, ना पढ़े लिखे लोग खुश है, ना बिजनेसमैन खुश है, ना सरहद में जो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमारे आर्मी के लोग वो खुश है। सब कुछ तो बर्बाद कर दिया। उस ज़माने में एक गवर्नमेंट जॉब जिसको कहते थे, 70 साल में जो हमारे पिछले गवर्नमेंट से बनाया एक पूंजी, गवर्नमेंट जॉब्स, उनका एक ओहदा होता था भाई। अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब होता था ना, उसको गारंटी होती थी कि उसकी शादी होगी। आज के डेट में वो जो पूंजी है वो बेच के रख दिया, सेल बेच दिया, रेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए। सरकारी नौकरी को तो अब सवाल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जॉब्स, जो साधारण जॉब्स है उनको छोड़िए, आर्मी को देख लीजिए ना। मेरे जो बड़े भैया है वो आर्मी में, फॉर्चुनेटली वो टाइम पे उनका रिटायरमेंट हो गया, तो अभी वो पेंशन उनको मिल रहा है। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ये जो एक नया स्कीम ये लेके आए हैं, 5 साल तक नौकरी करो उसके बाद पेंशन भी नहीं। 5 साल आर्मी में जाके, 5 साल जो है बहुत होता है। मैंने 5 साल यहाँ पर कनाडा को दिया है ना, अब उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? 5 सालों के बाद मुझे सिटीजनशिप मिल रहा है, मैं यहाँ का नागरिक बनने वाला हूँ, उसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो जब कोई इन्वेस्ट करता है ना, तो उसके रिटर्न में कुछ उसको चाहिए भी होता है। और स्पेशली जब आप 5 साल सरहद में अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब कुछ दांव में लगा देते हो, लेकिन आपको ये कहा जाता है कि 5 साल आप अपनी जी जान सब कुछ लगा दो, और उसके बाद फिर हम आपको रद्दी की तरफ फेंक देंगे, और उसके बाद अपना जो है आप देख लो। वो कहाँ का इंसाफ हुआ? उस समय नारे बहुत चल रहे थे,
बहुत हो गया महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई खत्म हो गई, पेट्रोल का दाम घट गया। अब वही बेसिक चीजें हैं, लोगों को पता है ना। 2014 में ये भी कहा गया था कि ये जितने भी ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग करके ये लोग जो भागे हुए हैं, जिनके पीछे मोदी का टाइटल है, इन सब को जो है वो लेके आएंगे और उनसे जो पैसे उन्होंने लिए हैं वो स्विस बैंक से वो निकाल के लाएंगे और हर एक अकाउंट में 15-15 लाख पहुंचेगा। पता नहीं, मेरे तो रिश्तेदारों और दोस्तों को किसी को भी 15 लाख नहीं मिला है, आप लोगों का पता नहीं। तो यही सारी चीज़ें जब देखता हूँ, अब इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, मीडिया से लेके अब चुनाव आयोग, सब कुछ तो बिक गया है। जिस तरीके से वो दिल्ली का बिल पास हो गया था, जबरन गुंडई तरीके से, अब एक तमीज से इलेक्ट हुआ चीफ मिनिस्टर है ना, लोगों की मंशा थी कि भाई इस इंसान को हमें अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है, हमें बीजेपी नहीं चाहिए। उसको बनाया, उसको काम करने नहीं दे रहे थे और अब जबरन देखिए उससे वो सारे पावर्स छीन लिए। तो घी जो है अगर सीधी हाथ से नहीं निकल रही है तो ये उसको टेढ़ी करके भी घी निकाल के खा रहे हैं। तो अब यही सब जब देखता हूं ना, और मैं देखता हूं कि यार भविष्य क्या है, और मैं फिर ये अंधभक्तों के साथ लड़ना भी नहीं चाहता। आई नो अभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा, अगर ये वायरल गया तो बहुत सारे जो पेड लोग हैं जिनको शायद 1 रुपया पर कमेंट मिलता होगा, वो आके अनाप शनाप बकेंगे, गालियाँ बकेंगे। तो उससे मुझे कोई परहेज़ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो आपकी छवि, आपकी अपब्रिंगिंग दिखाती है। मेरा काम है सिर्फ ये कहना कि भाई देश जो है गड्ढे में जा रहा है और हम जैसे लोग जो हैं हम सेफ है, हम तो निकल लिए भाई, हमारा भविष्य तो ठीक हाथों में है, सही जगह में पहुंचे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मौज भी कर रहे हैं, और एक सुरक्षित फ्यूचर जो है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोग जिस अंधकार में अपने आप को लेके जा रहे हो ना, बाय गॉड, अभी आपके पास 1 साल है, अगले साल इलेक्शन होना है। अगर आपने चीज़ों को चेंज नहीं किया तो 2024 के बाद आप लोग खून की आंसू रोओगे। ये मेरे से लिख के ले लेना आप। और जो रोने वाले होंगे ना, वो सिर्फ जो लोग अभी जिनको एहसास हो रहा है इन चीज़ों का, वो नहीं होंगे। जो अभी भक्त बने बैठे हुए ना, जो मतलब चाटुकारिता में मतलब एकदम मगन है, उनको भी फर्क पड़ने वाला है। मेरी बातों का अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बस 1 साल रुकिए, है ना। अगर आपने चेंजेस कर लिए अभी तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। अगर आप अभी जागरूक नहीं हुए और इन 1 सालों में अगर आपने परिवर्तन के लिए लड़ाई नहीं किया तो बेड़ा गर्क है आपका। ये मेरे से लिख के ले लीजिए। बस वही कहना था, है ना। और बाकी तो मैं यही कहूँगा, है ना, एक जन्मभूमि है, एक मेरा देश है जिससे मेरी लगाव है ना। अब नेक्स्ट ईयर पासपोर्ट सरेंडर करते समय दुख बहुत पहुँचेगा, दुख बहुत होगा मुझे, लेकिन साथ ही साथ मैं अगर अपने बच्चे का चेहरा देखूंगा, अपनी बीवी का चेहरा देखूंगा, तो मैं खुश भी होऊंगा कि भाई ऐसे माहौल में हमें रहने की ज़रूरत नहीं होगी। जय हिंद, थैंक यू।